नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का डिकोड एग्जाम टेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे इसके पहले भी आरओ से संबंधित कुछ पुराने प्रश्न पत्रों पर जो पहले एग्जाम हुए थे उस सिलसिले में हम लोग बात कर रहे थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे समीक्षा अधिकारी की प्रिलिमिनरी एग्जाम 2013 के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और इस प्रारंभिक परीक्षा में काफ़ी प्रश्न रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको दो पार्ट में देखेंगे 2013 के प्रश्न पत्रों को। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम लोग अपनी कक्षा शुरू करें, अपने अभ्यास को शुरू करें, मैं एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि आप अपनी तैयारी को लेकर के गंभीर हैं और आप चाहते हैं कि आप लगातार प्रयास में लगे रहें अपनी तैयारियों के सिलसिले में, तो डिकोड एग्जाम क्रैश कोर्स संचालित किया हुआ है। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी है। आप इस क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जारी है। कम समय में बेहतर कंटेंट के साथ और एक अनुभवी विशेषज्ञों की टीम के द्वारा तैयार किया गया ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इससे जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या डिकोड एग्जाम के ऐप से फ्री पीडीएफ आप डेमो टेस्ट का एक डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पुनः वापस जिस विषय को लेकर के शुरुआत किए थे कि हम लोग प्रीलिम्स में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न रहे 2013 के, उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें होता यह था कि व्याख्या पीछे लिखी रहती थी, प्रश्न के साथ ही उसका आंसर और व्याख्या लिखा रहता था। आज थोड़ा सा ट्रेंड हम लोगों ने चेंज किया है। हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ से हम प्रश्न देंगे और उत्तर आप भी देने की कोशिश करेंगे, हम भी देने की कोशिश करेंगे। एक एब्सोल्यूट हेल्दी डिस्कशन हमारे और आपके बीच में शुरू होगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए, हम दोनों इस पर विचार करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है, यानी कि काल्पनिक। अब देखिए, नाम हम लोग देख रहे हैं, भोज, चंद्रबर्मन, गोविंदराज और महिपाल। कहीं ना कहीं ये जो नाम हमें मिल रहे हैं ये हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से हैं, पुराने राजाओं के नाम दिए गए हैं इसमें। हालांकि इसमें गोविंदराज और महिपाल पे आप टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस समय तक वैज्ञानिक यंत्रों की बात अभी तक नहीं हो रही थी। तो जब वैज्ञानिक यंत्रों की बात अभी तक नहीं हो रही थी तो कहीं ना कहीं जो भी वैज्ञानिक यंत्रों पे बात हो रही होगी वो तो काल्पनिक ही होगी, एक कल्पना का स्रोत रहा होगा। जिस प्रकार से कि रामचरितमानस में पुष्पक विमान की परिकल्पना पहले कर दी गई और ये रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने किया था और इनके 150-200 सालों के बाद तो अस्तित्व में आया विमान। तो उस समय जब रामचरितमानस लिखी गई थी उस समय तो काल्पनिक था। तो इसी तरह से निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी, तो इसका सही आंसर है ए, राजा भोज ने। क्योंकि राजा भोज जितने प्रतापी थे, परमारवंशी राजा जितने प्रतापी थे उतने बड़े विद्वान भी थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था समरांगण सूत्रधार। में इन्होंने 31वां अध्याय जो लिखा, उस 31वां अध्याय का संबंध सीधे यांत्रिक उपकरणों से उसका संबंध है। तो यहां जो हमारा उत्तर सही होगा वो क्या होगा कि वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखने वाले, काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखने वाले का नाम राजा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। हमने पहले भी कहा था, आज के पूर्व में भी हमने कहा था कि क्वेश्चन जब हम लोग देख रहे हैं तो हमें यह तय करना होगा। देखिए, 2010 के प्रश्न पत्रों को हम लोगों ने देखा, अब 2013 में देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न की प्रकृति बदली है। तो अब यहां से हम लोग इस तरीके से देखेंगे तो हमें अभ्यास तो हमारा होगा ही। कई प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीटेड भी हैं, अभ्यास तो होगा ही, लेकिन पढ़ने के लिए हमें एक नजरिया मिलेगा, एक दृष्टिकोण मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न पीछे से कहां से उठाया था, राजा भोज से। दूसरा प्रश्न सीधे सीधे आधुनिक भारत से आ गया कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। यहां आंग्ल मराठा युद्ध का मतलब कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो संघर्ष हो रहे थे, लगातार यह संघर्ष चल रहा था। लेकिन तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। इससे कौन संबंधित है? सर जॉन शोर से, लॉर्ड बेलेजरी से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से या लॉर्ड कार्नवालिस से?
तो अब यहाँ पर यह प्रश्न जानना चाहता है कि आंग्ल मराठा युद्ध के विषय में हम कितना जानते हैं। तो तृतीय आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ, वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में मराठा सरदारों की आपसी फूट, और इन मराठा सरदारों की शक्तियों को कुचलने के लिए अंग्रेज भी प्रतिबद्ध थे। इनको अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। हालांकि अभी भी अंग्रेज साम्राज्य विस्तार पे नहीं थे, वो व्यापार करना था उनको, लेकिन उनको लग रहा था कि नहीं, यहाँ से खतरा है तो हमें इनको दबाना पड़ेगा। अब चूंकि अंग्रेज भारतीय राजनीति में इंटरेस्ट ले रहे थे, 1817-18 के मध्य में ही ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है। तो 1817 और 18 के बीच में इसमें से कौन गवर्नर था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो निश्चित रूप से हम लोग जब इसका आंसर देखते हैं तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से इसका संबंध हमें मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? ये सारी घटनाएं करीब करीब एक साथ हो रही हैं। जब हम लोग ये ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसार देखते हैं, जब इसकी सैनिक शक्ति का विस्तार हम लोग देखते हैं, तो उसी क्रम में हमें मिलता है कि पंजाब के साथ अंग्रेजों का संबंध। यहाँ पंजाब के साथ अंग्रेजों के संबंध को जब हम लोग देखते हैं, यहाँ ऑप्शन हम लोग पहले देख लें, खड़ग सिंह, नवनिहाल सिंह, शेर सिंह या दिलीप सिंह, कौन अंतिम राजा था? तो यहाँ एक कहानी हम लोगों को यह बताई जाती है, इतिहास में उसका वर्णन है। इतिहास कहता है कि महाराजा रणजीत सिंह के बाद उनके अल्पवयस्क पुत्र, चूंकि अंग्रेजों का एक संधि हो गई थी महाराजा रणजीत सिंह से अफगानिस्तान युद्ध में, जब इन लोगों ने डेरा डाला था, और महाराजा रणजीत सिंह के बाद उनके पुत्र अल्पवयस्क थे दिलीप सिंह। दिलीप सिंह की माता झिंझन देवी का भी नाम आता है, और अंग्रेजों ने झिंझन देवी के माध्यम से दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया, और कालांतर में अपनी चालाकियों, हालांकि वो तो चालाकी ही करते थे अंग्रेज, अपनी चालाकियों से उन्होंने पंजाब को भी अपने राज्य में मिला लिया। तो प्रश्न के हिसाब से यदि हमारा जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा राजा दिलीप सिंह। नेक्स्ट कि अवध राज्य का ब्रिटिश शासन में विलय हुआ था। अवध राज्य का ब्रिटिश शासन में विलय हुआ था, तो एक चीज हमको यह पता है, ऑप्शन दिया 1855, 1856, 1854 और 1853। तो चूंकि लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि तो घातक थी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति थी, उस नीति के अंतर्गत कुशासन का आरोप लगा करके या कई तरीके का वो प्रावधान किया हुआ था। यह राज्य हड़प नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में अवध राज्य को तो मिलाया गया कुशासन का आरोप लगा करके। तो इसके पीछे की कहानी थोड़ा सा हम लोग समझ लें। लॉर्ड डलहौजी ने एक अंग्रेज अधिकारी जनरल ओट्टरम को अवध का रेजिडेंट नियुक्त किया था, और ओट्टरम ने 1855 में ओट्टरम ने एक रिपोर्ट भेजी थी, और अवध के शासन व्यवस्था पर उसने गंभीर आरोप लगाए थे। और इस गंभीर आरोप के बाद, चूंकि जब हम लोग एक चीज़ समझना होगा कि 1857 की क्रांति जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें हमें यह भी पढ़ने को मिलता है कि अवध के नवाब को कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी राज्य में मिला लेने से अवध की जनता में भी बगावत के सुर थे। यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं। तो ये ओट्टरम था जिसने कि अवध के शासन व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए। कब? 1854 में नियुक्त हुआ, 1855 में इसने लगाया। तो 1855 में जब इसने लगाया तो लॉर्ड डलहौजी ने उस रिपोर्ट को संचालक मंडल को भेज दिया, और संचालक मंडल से अनुमति मिलते ही 1856 में अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। इस आधार पर हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। निश्चित रूप से भगत सिंह ने कहा था कि बहरे हैं, बहरों को सुनाने के लिए एक धमाके की आवश्यकता है, उतनी तेज आवाज होनी चाहिए ताकि ये बहरे सुने। तो बम किसके साथ फेंका था? चंद्रशेखर आजाद के साथ, सुखदेव जी के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ, या राजगुरु के साथ? काफ़ी इजी क्वेश्चन है हमारे आपके लिए, और मैं इसका आंसर आपसे जानना चाहूँगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है सी, बटुकेश्वर दत्त के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन पोलो किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्यवाही से, और हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। तो चूंकि भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन यदि छोड़ दिया जाए तो ऑपरेशन पोलो जो लिखा हुआ है इसका संबंध कहीं ना कहीं सैनिक कार्यवाहियों से ही है। और देश जब आज़ाद हुआ तो कई रियासतें थी, उन रियासतों के एकीकरण, जब भारत का एकीकरण किया जा रहा था, उन रियासतों को मिला करके,
तो यहाँ पर हैदराबाद के निज़ाम ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, और जब इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, बोला कि नहीं नहीं हमसे बहुत हम अलग रहेंगे, तो उसके लिए 3 सितंबर को ये केवल 5 दिन कार्यक्रम चला है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 13 सितंबर 1948 को यह प्रारंभ हुआ ऑपरेशन पोलो, और 18 सितंबर 1948 को यह समाप्त हुआ। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से इसका संबंध है। किसका? ऑपरेशन पोलो का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए पढ़ते समय जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो साथ साथ यदि आपके आंसर भी हमें मिलते चलेंगे तो काफ़ी उत्साहवर्धन होता है, हमारा भी उत्साहवर्धन होता है, निश्चित रूप से आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ऊंचा होगा, क्योंकि आप भी लगातार पढ़े हुए हैं। और देखिए पढ़ना, एक बार पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन बार बार जब उसका अभ्यास होता है तो चीज़ें हमारे अचेतन अवस्था में हो जाती है और वो निकल करके सामने आती है। और ये इस फॉर्मेट में आने का और आपसे डिस्कशन करने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि जब आप परीक्षा भवन में बैठें तो आपका मोरल तो हाई हो ही, आपकी जो स्नायु पेशियां हैं, जो स्नायु तंत्र है, आप अपनी मांसपेशियों पे, आप अपने स्नायुओं पे नियंत्रण रख सकें, इसलिए आज हम लोग इस फॉर्मेट में डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका यदि कमेंट आता है, आपके आंसर आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जवाहरलाल नेहरू की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की या हुमायूं कबीर की? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। और आज़ाद भारत में मौलाना अबुल कलाम, जैसे ही देश आज़ाद होता है तो नवनिर्वाचित या नवनियुक्त सरकार में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक महत्वपूर्ण पद पे थे। मैं जानना चाहूँगा कि ये किस पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? निश्चित रूप से लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, इन लोगों को हम लोग जानते होंगे। और गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? यूएसए, स्पेन, जर्मनी या फ्रांस में? तो निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना यूएसए में हुई थी, और इसका नाम गदर पार्टी न होकर के इसका नाम हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसका नाम क्या था। 2 सेकंड के लिए हम रुकते हैं। गदर साप्ताहिक पत्रिका और अखबार निकालने के कारण इसका नाम गदर पार्टी पड़ा, और ये पहली ऐसी संस्था रही जो भारत के बाहर इसका गठन हुआ और विदेशों में इसने काम करना शुरू किया। पराधीन भारत को आज़ाद कराने के लिए 25 जून 1913 को इसकी स्थापना हुई थी गदर पार्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर और कुशीनगर। क्योंकि चौरी चौरा कांड, जब भी असहयोग आंदोलन की हम लोग चर्चा करेंगे चौरी चौरा कांड आएगा, और चौरी चौरा कांड जब आता है तो चौरी चौरा जगह की बात आती है कि गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना घटी। उस घटना के क्रम में हम लोग नहीं जाएंगे, बस ये जानना है कि चौरी चौरा के विषय में और असहयोग आंदोलन के विषय में हम लोग कितना जान रहे हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इलाहाबाद में, बलिया में, लखनऊ में या फैजाबाद में? भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? निश्चित रूप से बागी बलिया, ऑप्शन सी सही है। और आज भी बलिया में जेल का गेट खोल दिया जाता है, और मैं आपको बताऊं कि 19 अगस्त को स्वतंत्र घोषित कर दिया था बलिया ने अपने आप को, और आज भी जेल का फाटक वहां खोल दिया जाता है और एक जुलूस निकाला जाता है बलिया में। तो और इसके बाद तो ये बागी बलिया ही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। ठीक है, पढ़ते हैं हम। घटनाएं क्या है? लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये 4 घटनाएं हैं। इन 4 घटनाओं का संबंध क्या है? तो नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता करें। अब यहाँ पर जब ये कूट दिया गया है तो इन 4 घटनाओं में इसको व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, फिर क्या, उसके बाद क्या। ठीक है,
तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हमें पता चलता है कि सबसे पहले लखनऊ समझौता के बाद गांधी जी का आगमन होता है और ये चंपारण जाते हैं, चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण सत्याग्रह के बाद तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जलियांवाला बाग में सभा होती है और इसके बाद खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। इसका मतलब ये है कि इसका ऑप्शन ए सही होगा, लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? इसका संबंध किससे है? भगत सिंह से है, सुभाष चंद्र बोस से है, या चंद्रशेखर आजाद से है, या रामप्रसाद बिस्मिल से? ये किसकी जीवनी है? स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी जीवनी है? भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की, या रामप्रसाद बिस्मिल की? तो हम लोग देखते हैं कि ह्यूग टोये ने इस किताब को लिखा था और यह सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित है। यह सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। तो इस किसने लिखा था? ह्यूग टोये ने। और जीवनी किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया? रामगढ़ अधिवेशन 1940, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से भारत सरकार अधिनियम यदि 1935 आया है तो 1935 के बाद जो सबसे नज़दीक का अधिवेशन होगा विरोध उसी में होगा। तो बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से इसका आंसर हम लोग ढूंढ सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगा करके। यदि भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया तो इसके तुरंत बाद इसका विरोध होता है और लखनऊ का जो अधिवेशन होता है 1936 में, कांग्रेस ने इसी में इसका विरोध किया। किसमें? 1936 में। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक, देखिए इस तरीके के जो शब्द है ये थोड़े पीड़ित करने वाले शब्द हैं, क्योंकि ये जो क्रांतिकारी हैं ये उग्रवादी नहीं थे, ये हमारे राष्ट्र की धरोहर हैं। तो ये जो शब्द, इस तरीके के शब्दों का जब प्रयोग होता है तो थोड़ी सी पीड़ा होती है। लेकिन उग्र क्रांतिकारी कौन था? थोड़ा सा हम लोग अपने आप को संयत कर लें कि निम्नलिखित में से कौन एक उग्र क्रांतिकारी था? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से ये दोनों लोग तो नरम दल के नेता थे, लेकिन लाल बाल पाल का जब नाम आता है गर्मपंथी नेताओं में तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है। देखिए जैसे ही हम लोग होम रूल आंदोलन पढ़ते हैं, एनी बेसेंट को हम लोग पढ़ते हैं, तो ये पता चलता है कि वो अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन करती थी। तो कहीं ना कहीं एनी बेसेंट से इनका नाम जुड़ा हुआ है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? ये जो अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस स्थापित किया गया था, तो इसका पहला अधिवेशन किसके नेतृत्व में हुआ? इस सभा का सबसे पहला अध्यक्ष कौन था? सुभाष चंद्र बोस थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या जेबी कृपलानी थे? काफी इजी क्वेश्चन है और थोड़ा सा समय लेकर के आप इस पर विचार कर लें। मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू। दिसंबर 1928 में इसकी बैठक हुई थी कलकत्ता में और उस बैठक की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? इनमें से कौन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बड़े आराम से दे सकते हैं। अनाईमुड़ी है, डोडा बेटा है, महेंद्रगिरी है, या धूपगढ़ है? तो अनडाउटली अनाईमुड़ी के बाद आता है डोडा बेटा, इसके बाद हम देखते हैं महेंद्रगिरी और इसके बाद हम लोग देखते हैं, बात करते हैं अमरकंटक चोटी पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? गोमती है, या पेरियार, महानदी, या दामोदर? सबसे प्रदूषित नदी कौन है? इसका आंसर होगा सी, दामोदर नदी सबसे प्रदूषित नदी है और इतनी प्रदूषित है कि ये जैव विविधता के मामले में रेगिस्तान बनती जा रही है, दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है? अलकनंदा पर, भागीरथी पर, मंदाकिनी पर या गंगा पर? तो एक चीज तो तय है कि भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती है तो वहां से गंगा शुरुआत होती है। तो ऑप्शन में तो ये कट गया। भागीरथी पर हम लोग देखेंगे, अलकनंदा पर देखेंगे और मंदाकिनी पर देखेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ए, अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है और पड़ोस में ही केदारनाथ का भी मंदिर है। तो केदारनाथ का मंदिर किसके तट पर है? मंदाकिनी नदी पर केदारनाथ का मंदिर है। और अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलते हैं? अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में होता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो भ्रंश घाटी का मतलब हम लोग समझ रहे हैं, कृष्णा, तापी, गोदावरी या कावेरी। कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर होगा सी, तापी नदी। तापी नदी भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माउंट आबू अरावली पहाड़ियां, कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ियां, उटकमंड नीलगिरी पहाड़ियां और शिमला पीर पंजाल पहाड़ियां। तो इसका थोड़ा सा आंसर हम लोग जब देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है कि कोडाई कनाल जो है वो अन्नामलाई पहाड़ियां तथा शिमला पीर पंजाल श्रेणी दोनों ही गलत हैं, बाकी सारे विकल्प सही है, क्योंकि शिमला धौलाधार पहाड़ियों में आता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सुमेलित नहीं है, इसलिए इस प्रश्न की व्याख्या हम लोग इस तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मेघालय का पठार भाग है। मेघालय का पठार किसका विस्तार है? हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का या पूर्वी घाट पर्वतों का या सतपुड़ा श्रेणी का? तो हम लोग जानते हैं कि मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है, प्रायद्वीपीय खंड का पूर्वी विस्तार है मेघालय का पठार। तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। और सूची ए सूची 2 को मिलान करने की जब बारी आती है तो क्या देता है? एक तरफ स्थल दिया, दूसरी तरफ नदियों का संगम दिया। यहां देता है रुद्रप्रयाग, भागीरथी, अलकनंदा, नंदप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर, देवप्रयाग, विष्णु गंगा और मंदाकिनी। तो यहां पर हमें कहीं ना कहीं 2 चीजें गड़बड़ मिलती हैं, तो इसकी व्याख्या हम लोग थोड़ा अलग तरीके से देख ले। वो क्या है? इसकी व्याख्या जब हम लोग देखते हैं तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा नदियों का संगम है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है, कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम है, और देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा से मिलती है। तो इसकी व्याख्या हम लोग इस तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी किसका उदाहरण है? पूर्ववर्तीय प्रवाह का, अनुवर्तीय प्रवाह का, अक्रमवर्तीय प्रवाह का या परवर्तीय प्रवाह का? तो गंगा नदी पूर्ववर्तीय प्रवाह का उदाहरण है। पूर्ववर्तीय प्रवाह का उदाहरण का अर्थ यह हुआ, पूर्ववर्तीय प्रवाह को हम लोग समझ लें। पूर्ववर्तीय प्रवाह का अर्थ यह हुआ कि कोई भी नदी किसी भी भूगर्भिक या जो भूदृश्यमान हो रहे हैं धरातल पर किसी भी तरीके के परिवर्तन से विचलित हुए बिना अपने पूर्ववर्ती मार्ग पर ही पूर्वगामी है। तो गंगा नदी का जो मार्ग था ये विचलन नहीं हुआ, विचलन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन ये उत्क्रमण नहीं हुआ। तो गंगा नदी जो उदाहरण है अपने पूर्व के बनाए हुए रास्ते पर ही, ये पूर्ववर्तीय प्रवाह का उदाहरण है। इस हिसाब से ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन, बाल्टोरो, चोंगोलुंगमा और बियाफो। तो इसमें हमें यह जानना चाहिए कि सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन का है, लगभग 70 किलोमीटर इसका विस्तार है सियाचिन ग्लेशियर का। तो सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट,
निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? गंगा, दामोदर, कोसी या गोमती? इसका बड़ा इजी क्वेश्चन है और यह काफी विख्यात नदी भी है, निश्चित रूप से अनडाउटली बी। इसे कोसी डायन भी, एक प्रसिद्ध इतिहास साहित्यकार ने इसका नाम कोसी डायन भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेह अवस्थित है। देखिए अब बात आ गई, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि दाएं से आकर के मिलती है, बाएं से आकर के मिलती है। अब बात आ गई कि लेह अवस्थित है झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर या सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो निश्चित रूप से सिंधु नदी का जो विस्तार है वो जब आता है, सिंधु नदी का प्रवाह जब निकलता है तो कहीं ना कहीं इसका प्रवाह लेह के बाएं तरफ से होता है, यानी कि सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह स्थित है। लेह का कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के दाएं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? प्रमुख काजू उत्पादक राज्य में गोवा, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक। कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? तो देखिए इसमें करना यह है कि जब प्रश्न पूछा गया था तो उस समय प्रश्न के हिसाब से तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र था। वर्तमान की बात नहीं है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, यानी कि आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पर उड़ीसा है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है काजू उत्पादक में। लेकिन जब प्रश्न पूछा गया था, यानी 2013 के प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो 2013 में जब यह प्रश्न पूछा गया था तो उस समय के हिसाब से महाराष्ट्र सही आंसर था। लेकिन आज के समय में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 29, क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है आंध्र प्रदेश तट से, गुजरात तट से, बॉम्बे हाई से और तमिलनाडु से। कहां से सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है? तो कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि बॉम्बे हाई से प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी 3 राज्य ऐसे हैं जो हमें जानना चाहिए, जैसे असम, गुजरात और राजस्थान। प्राकृतिक गैस का उत्पादन यहाँ से भी होता है, यह हमें जानना चाहिए। यहाँ ऑप्शन सी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? क्वेश्चन नंबर 30, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राजस्थान। कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? निश्चित रूप से गुजरात पवन ऊर्जा का, लेकिन ये 2013 के हिसाब से, जब 2018 के बाद हम लोग अप टू डेट होते हैं तो ये पता चलता है कि तमिलनाडु का 29% ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है? पवन ऊर्जा से। यानी कि पवन ऊर्जा का 29% हिस्सा अकेले तमिलनाडु करता है और ये आज के डेट में प्रथम स्थान पर है। यदि वैश्विक स्तर पर बात करें तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर, जर्मनी तीसरे स्थान पर और भारत चौथे स्थान पर है पवन ऊर्जा के उत्पादन में। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 29% पवन ऊर्जा का उत्पादन अकेले तमिलनाडु करता है। 2013 में गुजरात था, अनडाउटली गुजरात था, लेकिन 2018 के बाद से स्थितियां काफ़ी तेज हुई हैं, काफ़ी तेज़ी से बदली हैं और तमिलनाडु है। तो अब हमको यदि इस तरीके से आंसर पूछता है तो हमारा आंसर वहाँ पवन ऊर्जा के क्षेत्र में, यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछता है, भारतीय परिदृश्य में पूछता है तो तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? जामनगर में, अंकलेश्वर में, नुनमाटी या ट्राम्बे में? कहाँ पर स्थित है? तो निश्चित रूप से जामनगर ही वो जगह है जहाँ पर कि सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थापित की गई और धीरू भाई अंबानी के नेतृत्व में, उस समय अंबानी जी की तबीयत भी खराब थी, लेकिन सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में रिलायंस की स्थापित की गई थी। तो कहीं ना कहीं पेट्रो रसायन उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र यदि पूछा जाए तो ये जामनगर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग, कुल विद्युत में जितना विद्युत का उत्पादन होता है उसमें परमाणु शक्ति का कितना योगदान है? 2%, 3%, 4% या 5%? तो इसकी व्याख्या थोड़ी सी हम लोग समझ लें कि
वर्तमान में तो ये 2% ही है, लेकिन जब प्रश्न पूछा गया था तो उसके उस समय 3% था। जब 2013 के हिसाब से ये ऑप्शन बी सही है, लेकिन वर्तमान में अब यदि यही प्रश्न पूछता है तो 2% हिस्सेदारी, टोटल विद्युत उत्पादन में 2% हिस्सेदारी है। और सर्वाधिक भाग जो विद्युत उत्पादन का है वो 63.2%, विद्युत उत्पादन में 63.2% थर्मल बेस्ड है, ताप आधारित विद्युत हम लोगों को मिलता है। और ताप आधारित विद्युत का कितना बड़ा हिस्सा है? 63.2% का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है? यानी कि इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं तो इस प्रश्न की प्रकृति ये समझ में आती है कि कहीं ना कहीं लौह अयस्क और लौह इस्पात की जो फैक्ट्रियां हैं ये कोयला उत्पादन केंद्र के आसपास ही स्थित हैं। इसका मतलब यह है कि प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि हम लोग कोयला उत्पादन क्षेत्र के विषय में और लौह इस्पात विनिर्माण उद्योग के विषय में कितना जानते हैं। ये प्रश्न पूछने का अर्थ ये है। यहाँ इस प्रश्न का ध्वनि मुद्रण यही कहता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन बोकारो दूर है या दुर्गापुर दूर है, कुल्टी आसनसोल या भद्रावली। तो निश्चित रूप से हम लोगों को ये समझ में आता है कि कुल्टी आसनसोल सबसे ज़्यादा दूर है, कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है। ये अपेक्षाकृत बोकारो, दुर्गापुर और भद्रावली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, तलैया बांध कुनार नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सही है। तलैया बांध कोनार नदी पर न होकर के ये बराकर नदी में है और ये झारखंड में स्थित है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी, प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन बी हमारा सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी ही हमारा सही आंसर होगा। बाकी सारे आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? प्रश्नों को समझिए, यहाँ जमाव पूछ रहा है, न तो आपसे उत्पादन पूछ रहा है, न तो आपसे भंडारण पूछ रहा है। ये प्रश्न केवल ये पूछ रहा है कि सबसे अधिक जमाव किस राज्य में है। सीधा सा प्रश्न, झारखंड में, उड़ीसा में, जम्मू एवं कश्मीर में या तमिलनाडु में। तो इस प्रश्न को हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि इसका ऑप्शन डी सही है। लिग्नाइट कोयले का सबसे अधिक जमाव तमिलनाडु में, भंडारण झारखंड में और उत्पादन उड़ीसा में। भंडारण पूछे तो झारखंड में, उत्पादन पूछे उड़ीसा में, यदि जमाव पूछे तो तमिलनाडु में। सीधा सा आंसर इसका एक लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? दार्जिलिंग में, शिव समुद्रम में, मोहरा में या खोपोली में? थोड़ा सा प्रश्न ये जटिल है हम लोगों के लिए, लेकिन इसका उत्तर हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है दार्जिलिंग में। थोड़ा सा इसकी व्याख्या हम लोग समझ लें कि सिद्धपोंग जल विद्युत संयंत्र की स्थापना आरटी ग्रियर और महाराजा धीराज विजय चंद मेहताब के प्रयासों से हुई। कब हुई? 10 नवंबर 1897 को बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सीजी स्टीवेंस ने इसका उद्घाटन किया था। 10 नवंबर 1897 को इसका उद्घाटन किया था। किसने? सीजी स्टीवेंस ने। प्रयास किसका किसका था? तो महाराजा धीराज, सर विजय चंद मेहताब बहादुर का और आरटी ग्रियर का। आरटी ग्रियर उस समय का एक ICS अधिकारी, वहीं के ये अधिकारी थे, दार्जिलिंग के ही अधिकारी थे। और इस जल विद्युत संयंत्र का नाम क्या था? सिद्धपोंग जल विद्युत संयंत्र, दार्जिलिंग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? डिगबोई में, माकूम में, नरकटिया में या लकवा में? देखिए, सबसे पहले कुआं कहाँ खोदा गया था, यानी कि यहाँ पर तेल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, ये सबसे सर्वप्रथम जानकारी किस जगह पे हुई थी? डिगबोई में या माकूम में, नरकटिया में या लकवा में? तो इसका सही आंसर है कि असम का जो माकूम क्षेत्र है, यहाँ 1867 में यह पता लगाया गया, यह मालूम हुआ कि नहीं यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ है, यहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त हुआ। लेकिन इसके काफ़ी दिनों के बाद 1890 में डिगबोई से उत्पादन शुरू किया गया।
वास्तविक उत्पादन 1890 में डिगबोई से शुरू हुआ, लेकिन सबसे पहले पेट्रोलियम पदार्थों की जानकारी यदि हुई या पहला कुआं ये कैसे पता चला कि यहाँ पे है, तो पहला कुआं जो खोदा गया वो माकूम में, असम के माकूम में। तो सही आंसर हमारा है माकूम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत, देखिए अब हम लोग किस तरीके से आगे बढ़े हैं। इतिहास को हम लोगों ने देखा थोड़ा सा, उसके बाद समसामयिक घटनाओं के बाद हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा खनिज पदार्थों को हम लोगों ने देखा, भूगोल को देखा। अब यहाँ हम लोग कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में जा रहे हैं, तो हमारे पढ़ने का जो एरिया होगा वो कृषि क्षेत्र भी है। आइए अब हम लोग इसको देखते हैं कि भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है। कौन सी फसल ऐसी है जिसको बोया गया और उसका पूरा जो शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र है वो पूरा का पूरा सबसे अधिक सिंचित एरिया में आता है? गेहूं, तिलहन, चावल या गन्ना। तो निश्चित रूप से यह रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार यह प्रश्न पूछा है। जब हम लोग इसके पहले के वीडियो बना रहे थे उसमें भी यह प्रश्न था, तो इसका सही आंसर है डी, गन्ना। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? टिन, मैग्नीज, अभ्रक या मोनोजाइट। सबसे अधिक केरल के तट पर मिलने वाला या केरल में पाया जाने वाला बहुतायत रूप में कौन सा खनिज है? तो एक चीज हम लोग पहले ये समझ लें कि मोनोजोइट क्या है। मोनोजाइट बेसिकली थोरियम और यूरेनियम का यौगिक है, थोरियम और यूरेनियम का यौगिक है और केरल के तटीय क्षेत्रों में ये बहुतायत में मिलता है। तो इस तरह से आंसर डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया था? एन्नोर का, हल्दिया का, पारादीप का या नाहवा शेवा का? जब और नाहवा शेवा का नाम हालांकि उसके दो अगल बगल स्थित गांवों के आधार पर हुआ और उस पत्तन का बेसिकली नाम है जवाहरलाल नेहरू पत्तन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी होगा, जवाहरलाल नेहरू पत्तन। नाहवा शेवा, जवाहरलाल नेहरू पत्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? कृष्णा नदी जल विवाद कर्नाटक एवं महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र। तो चूंकि कृष्णा नदी जल विवाद को जब हम लोग पढ़ते हैं, काफ़ी चर्चित जल विवाद है, जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें कहीं ना कहीं तीन स्टेट हैं। यहाँ पर अभी हमें केवल 2 स्टेट दिए गए हैं। तो इसकी व्याख्या थोड़ा सा इस तरीके से देख लें हम लोग कि कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य 1957 से ही विवाद चला आ रहा है और विकल्प में केवल कर्नाटक एवं महाराष्ट्र तथा कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश दिया गया है। इसलिए हमें यह समझना पड़ेगा कि इसको हम लोग किस तरीके से डील करें या इसको हम छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत के निम्न राज्यों में से किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे ज्यादा है? यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है। इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। सॉरी, तो भारत के निम्न राज्यों में से किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? इसका ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो निश्चित रूप से इसका ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका सटीक आंसर है, इसका सही आंसर है डी, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? हल्दिया है, पारादीप है, मुंबई है या विशाखापट्टनम है? थोड़ा सा इसको हम लोग ध्यान से समझ लें कि उड़ीसा तट पर अवस्थित कौन सा बंदरगाह है, उसका नाम क्या है। तो थोड़ा इसको समझना पड़ेगा कि ये उड़ीसा के तट पर यहाँ ऑप्शन सी हमारा सही होगा, पारादीप। और इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग ये जान लें कि 3 जनवरी 1962 को इसकी आधारशिला रखी गई थी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में और 12 मार्च 1966 से इस बंदरगाह ने काम करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करता है? नदी परियोजनाओं से मल्टीपर्पज़ परियोजनाएं जो है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे सिंचाई की भी
चीज़ें होती हैं, सिंचाई के लिए नहर निकाला जाता है और भी कई काम होते हैं उसमें। तो इन परियोजनाओं से जो पोंग बांध का जल है उसका उपयोग कौन करता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना या पोचमपात परियोजना, मयूराक्षी परियोजना या नागार्जुन सागर परियोजना। तो कहीं ना कहीं इससे इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है और इंदिरा गांधी परियोजना इस बांध के जल का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? कोच्चि बंदरगाह से कौन सा तट संबंधित है? मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार तट। तो कोच्चि बंदरगाह की जब हम लोग बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मालाबार कोस्ट ही हमारा ऑप्शन आता है, कोई इसमें डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 कि भारत के निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? कौन सा राज्य ऐसा है जहां की रेल सेवा अभी 2013 तक रेल सेवा नहीं थी? क्वेश्चन नंबर 46, इसका आंसर हम आपसे जानना चाहेंगे। तो मेघालय एक राज्य ऐसा है कि रेल सेवा से मेघालय वंचित। उसका कारण यह है कि इसकी जो विशिष्ट बनावट है, पहाड़ी और पठार और विशिष्ट तरीके की इसकी विशिष्टता जो है मेघालय से, तो इसके कारण, अपने भौगोलिक स्थिति के कारण ये रेल सेवा से वंचित रहा। अब हम लोग देखते हैं कि हालांकि अब जो है मेघालय में रेलवे संचालित हो रही है, शुभारंभ हो गया है और वर्तमान में लगभग अब उसमें रेल सेवा का संचालन होने लगा है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोंकण रेलवे जोड़ता है। कोंकण रेलवे किसको किसको जोड़ता है? थोड़ा सा इस पर हम लोग फोकस करेंगे। ये थोड़ा सा विशिष्ट प्रकार की रेल सेवा है ये कोंकण रेलवे, तो इसको हम लोग देखेंगे। पहले जो प्रश्न है उसको हम लोग देख लें। मुंबई से मनमाड़ को, रोहा से मंगलोर को, मंगलोर से कोच्चि को और मुंबई से पुणे को। तो कोंकण रेलवे के विषय में हम लोग जान लें कि इसका ऑप्शन बी सही है और ऑप्शन बी के अनुसार ये रोहा से मंगलोर 760 किलोमीटर की दूरी को ये तय करता है। रेलवे लाइन बिछाई गई है और ये हालांकि भारतीय रेलवे का एक अनुषांगिक अंग है, लेकिन ये अपने आप में स्वायत्त है और ये रेलवे बोर्ड और रेल मिनिस्टर के निगरानी में कार्य करता है। एक तरीके की स्वायत्त संस्था के रूप में ये काम करता है, लेकिन ये भारतीय रेलवे की अनुषांगिक संस्था ही है। ये इसकी खासियत है कोंकण रेलवे की। कोंकण रेलवे के विषय में जानने के बाद हम लोग ये देख लें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? क्वेश्चन नंबर 48, न्यूमूर, अंडमान, कार निकोबार या लक्षद्वीप। तो कहीं ना कहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जब हम लोग पढ़ रहे थे, बंगाल की खाड़ी में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने ये देखा था कि ये द्वीप समूह बेसिकली म्यांमार की अराकान यामा समुद्र का ही विस्तार, ये पर्वत का ही विस्तार है। म्यांमार की अराकान यामा चोटी का विस्तार है और उसको हम लोग आगे आकर के हम लोग देखते हैं, वो एक स्थल खंड के रूप में, अंडमान निकोबार के रूप में हम लोग उसको देखते हैं। लेकिन जब बात हम लोग करते हैं लक्षद्वीप की, तो यहाँ हमें स्पष्ट रहता है कि यह प्रवाल निक्षेपों से बना हुआ है लक्षद्वीप। तो ऑप्शन 48 का ऑप्शन हमारा डी सही है, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 49, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। अब ये विश्व भूगोल में हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं, विश्व भूगोल की भौतिक अवस्थाओं के विषय में हम लोग जान रहे हैं। उससे प्रश्न पूछ रहा है कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है कौन सा? अपेनाइंस, आल्प्स, जूरा और पेरिनीज। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में जो सीमा बनाता है वो निश्चित रूप से पेरिनीज पर्वत सीमा का निर्धारण करता है फ्रांस और स्पेन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए इस एक ट्रेंड है, वो क्या है ना कि इस तरीके का प्रश्न दे करके वो आपसे आपको 2-3 फैक्ट में केवल चेक करना चाहता है। और इस तरीके के क्वेश्चन करीब अभी तक हम लोगों ने जो देखा उसमें कई क्वेश्चन इसमें रहे। तो इसको सॉल्व करने का हम लोग तरीका इसके पूर्व के वीडियो में देखे हैं। आइए आज हम फिर से इसको आजमाते हैं कि यह सूची 1 है और यह सूची 2, और इसको सुमेलित करने के बाद हमें फिर इस कूट में उलझना है कि सही क्या है। ठीक है, तो इसमें से यदि कोई 1 या 2 हम लोग जान रहे हैं जिसके विषय में हमें जानकारी है कि ये फैक्ट है, ये कन्फर्म है, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे विंध्य पर्वत श्रृंखला के विषय में हम लोग जानते हैं, तो जैसे ही विंध्य पर्वत श्रृंखला की हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं विंध्य पर्वत श्रृंखला हमारी किस में आती है? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला हमारा एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में आता है, ये हम जानते हैं।
विंध्य पर्वत श्रृंखला को, और जापान का फ्यूजियामा हमारे लिए काफ़ी परिचित है क्योंकि ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। अब देखिए दो हमें मिल गए, दो ऑप्शन यदि हमें सही मिले, विंध्य पर्वत श्रृंखला और फ्यूजियामा, तो यहाँ हम लोग सी को देखते हैं। सी का चौथा किसमें है? ऑप्शन बी में। ये एक इत्तेफाक है। अब सी के चारों ऑप्शन में ऑप्शन 4 नहीं दिया है। इसका मतलब यह है कि यह प्रश्न सीधे सीधे हमसे ये कमीशन ये जानना चाहता है, आयोग हमसे ये जानना चाहता है कि विंध्य पर्वत श्रृंखला के विषय में हम जानते हैं कि नहीं, और फ्यूजियामा के विषय में हम लोग जानते हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ अब थोड़ा सा अपने आप को चेक कर लिया जाए। तो फ्यूजियामा को हम देखते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत, यानी इस ट्रिक पर जब हम लोग देखेंगे तो पता चलता है कि आल्पस पर्वत बलित पर्वत है और बोसजेस पर्वत भ्रमशोत्स पर्वत है। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन बी हमारा सही है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे जो हम कहना चाह रहे थे कि इसमें से इस तरीके का प्रश्न यदि पूछता है तो हमें यह जानना चाहिए कि पहले हम जो जान रहे हैं हम लोग उसको देखें। जैसे हम लोग जान रहे थे कि विंध्य पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट पर्वत है, एक ऑप्शन हमने देखा और हमने उठाया सी का 4 कहाँ मिला? तो सी का 4 हमें ऑप्शन बी में मिला, और इसके बाद हमने देखा कि अब बाकी तो सी का 4 कहीं दिया ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि आंख बंद करके हम बी को लगा सकते हैं। लेकिन यदि थोड़ा सा डाउट हो गया तो हमने कहा कि फ्यूजियामा को चेक कर लेते हैं, जो ज्वालामुखी पर्वत है। हमने देखा कि नहीं, फ्यूजियामा भी यही है। इसका मतलब कि जब दो ऑप्शन सही है तो, और ये दो ऑप्शन बाकी किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब कि एब्सोल्यूट आंसर यही है। यदि इसमें से ये दो ऑप्शन कहीं और दिए होते, सी डी या ए में दिए होते, तो हमें फिर तीसरे ऑप्शन को भी चेक करना पड़ता। लेकिन जब नहीं दिया है तो इसका अर्थ यह है कि हमें इतने से काम चला लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं। पहले तो हम लोग ये जान लें कि अंधी घाटियों का क्या मतलब है। अंधी घाटियों का मतलब यह है कि कोई भी नदी बहते हुए आ रही है और किसी प्रदेश में वो जब धरती पर एक रंध्र पाया गया, और उसमें जब रंध्र का मतलब एक छिद्र है, और उसमें जब वो नदी गई तो पूरी की पूरी नदी उसी में समाहित हो जाती है, और उसके आगे उसका प्रवाह नहीं, आगे प्रवाह नहीं होता, धरातल पर प्रवाह नहीं होता। अब नदी का प्रवाह कहाँ होगा? भूगर्भ में होगा, और ये धरातल को छोड़ करके नीचे ही बहते बहते ये सागर में जाकर के मिल जाती है ये, और इसी को हम लोग अंधी घाटियाँ कहते हैं। तो ये अंधी घाटियाँ अपने ऑप्शन के हिसाब से कार्स्ट प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, हिमानीकृत प्रदेश में या टुंड्रा प्रदेश में, तो ये दोनों तो पहले ही ऑप्शन से बाहर है, शुष्क प्रदेश और कार्स्ट प्रदेश। तो इसका सही आंसर ए, कार्स्ट प्रदेश में अंधी घाटियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 52 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाने वाला कौन सा देश है? अभी हम लोग विश्व भूगोल की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अक्षांश देशांतर वाला मामला आ गया। इसका मतलब हमें अक्षांश देशांतर भी जानना चाहिए। आर्कटिक वृत्त, उत्तरी अक्षांश, सीधे सीधे उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है, उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। तो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में कौन सा देश पाया जाता है? फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड या स्वीडन? कौन सा देश पाया जाता है? थोड़ा सा इसका आंसर हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। तो यहां हम लोग देखते हैं कि आर्कटिक वृत्त ऐसे है और इसके बाद आइसलैंड इस तरह से है, यानी कि आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। बाकी फिनलैंड और नॉर्वे ऐसे देश हैं, और स्वीडन, जिनसे कि आर्कटिक वृत्त गुजरता है। फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन से आर्कटिक वृत्त गुजरता है, और आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भूप्रकृति में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। जो क्रस्ट की संरचना है, पृथ्वी के क्रस्ट की जो संरचना है, उस संरचना में ये जो केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संगठन है, इस रासायनिक संगठन में सबसे ज़्यादा रासायनिक तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा और सिलिकॉन। तो एक चार्ट मैं आपको बताता हूँ, उस चार्ट के आधार पर शायद थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आपको कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और लोहा क्रस्ट में पाए जाते हैं, और ऑक्सीजन की मात्रा 46.1% ऑक्सीजन है, 46.1%, एल्यूमिनियम 8.07% एल्यूमिनियम, और लोहा
लोहा पाया जाता है 5.05%, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन पाया जाता है इसमें 27.68% और एक और पाया जाता है मैग्नीशियम 2.08%। तो इस आधार पर हम जब देखते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? कौन सा द्वीप है जो भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? भटकल, मिनिकॉय, अरनाला और हेनरे। जैसे ही हम लोग थोड़ा सा मिनिकॉय के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये मिनिकॉय का परिचय इसी लाइन से दिया जाता है कि भारतीय तट रेखा से के सबसे सुदूरवर्ती द्वीप मिनिकॉय द्वीप है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? कौन सा देश जो भारत से बड़ा नहीं है? रूस, ब्राजील, कनाडा और फ्रांस। बड़ा इजी क्वेश्चन है। निश्चित रूप से ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। अभी चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बात यहाँ नहीं है, चूँकि 4 ऑप्शन ही देना है, मजबूरी है इसकी। तो फ्रांस एक ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल भारत से बड़ा नहीं है, भारत इससे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। चूँकि ये हमारे पड़ोसी हैं और इन पड़ोसियों में जब हम बांग्लादेश के विषय में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ भारत की बनती है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है। मृत घाटी किसका उदाहरण है? अपनत घाटी का, अभिनत घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का या रिफ्ट घाटी का? तो ये जो मृत घाटी है कैलिफोर्निया में, यह मृत घाटी उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। यूएसए में कैलिफोर्निया की मृत घाटी को एज ए एग्जाम्पल रिफ्ट घाटी के रूप में बताया जाता है। तो आज हम लोग 57 क्वेश्चन को देखे हैं आज के इस वीडियो में। एक पूरी श्रृंखला के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, हम लोग देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आपको ये प्रयास कैसा लगा, आज का हम लोगों का फॉर्मेट कैसा लगा? यदि आपको थोड़ी संतुष्टि मिले, कैसा लगा, आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें, कमेंट करके जरूर बताएं हमें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।